तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का। सो मजा आ रहा है आप लोगों को? हमें तो मजा आ रहा है। तो ठीक है, तो अब करें क्या? आज सीखने वाले हैं हम सर, आज ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि जितने भी लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, उनके लिए आप समझ लीजिए कि ऐसा लगता है उन्हें कि ये पहाड़ है बस सीखना, यानी ओके। लेकिन वो सीखना जरूर चाहते हैं। तो शायद आप ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। एग्जैक्टली सर। एक्चुअली क्या होता है कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है वहां पे आ जाता है बहुत सारा मैथमेटिक्स और बहुत सारे स्टैट्स। एक्चुअली क्या होता है, हम पूरे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर चले जाते हैं। यूजुअली हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ज्यादा एनालिसिस जो होता है वो डेटा का हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं लोगों को समझने में। सो मैं यही सोच रहा था, आज हम आसान भाषा में समझाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, सबको पता है कि ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, सब सीखने की कोशिश भी करते हैं और अल्टीमेटली याद कर लेते हैं। ठीक है, याद करके बस सोचते हैं कि जितना मुझे आ गया उतना काफी है। लेकिन अगर इसको कोई आसान भाषा में याद करा दे कि इनका काम क्या होता है, तो शायद फिर हम अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। तो इसलिए आज मैंने जो बनाए हैं ऑप्शन ग्रीक्स, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेनली 5 तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने उनमें से भी जो टॉप 2 हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है और जो कि 80% आपके ट्रेडिंग को संभाल लेंगे अकेले दोनों ही, ठीक है, उनके ऊपर डिटेल में आज प्लानिंग करी है समझाने की। बाकियों को हम धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जिससे कि जितने हमारे यूज का हो उतना आ जाए। क्योंकि अगर उनकी डिटेल में जाएंगे फिर हमें लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स, जो कि समस्या पैदा कर सकता है। अभी इस कोर्स को ऐसा रखते हैं कि बिगिनर्स भी देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो भी देख रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो देख रहे हैं, बड़े फंड्स को देख रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई हमें देख रहा है तो वो बोल सकता है कि नहीं यार, मुझे वो भी डिटेल में समझाओ। हालांकि छोड़ेंगे हम वो भी नहीं, जो छोड़ेंगे वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है आगे उसको भी ले लेंगे। ठीक है सर, ऐसा कर लेंगे। उसके लिए अलग से पूरा एक डिटेल्ड वीडियो हम कर लेंगे, जो उन लोगों के लिए हो जाए जिनको उन्हें डिटेल में समझना है। परफेक्ट। तो सर ठीक है सर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। अब ये ग्रीक्स क्या है? ग्रीक वर्ड जैसा हम लोग जानते हैं ना, तो ऋतिक रोशन को तो सब बोलते हैं ना ग्रीक गॉड। सो वही ऐसा कुछ समझ लीजिए कि सर, क्योंकि जो ग्रीस है ना, ग्रीस के जो पुराने जो गॉड्स हैं उनके, जैसे आपने सुना हो हरक्यूलिस, है ना, जो फिल्मों में, जो फिल्मों में आप सुनते हैं एक्चुअली में, तो वो बहुत ही ज्यादा आप देखते होंगे ना, वो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के पुराने टाइप के गॉड होते थे। उनकी बॉडी बहुत फिट होती थी। इवन जो आपने वो देखे होंगे वंडर्स दिखाते हैं या फिर जो मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं ग्रीस के, उनमें भी जो एक आदमी खड़ा रहता है बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया, वो सब ग्रीक्स के पुराने लोग थे। तो उनकी लैंग्वेज ग्रीक थी। तो ऋतिक को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऋतिक की बॉडी बिल्कुल वैसी सी लगती है ऋतिक रोशन की, इसलिए उनको ग्रीक गॉड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्रीस की बात करेंगे, ग्रीक्स की ही बात करेंगे। तो ग्रीक्स बेसिकली है क्या, आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया था लास्ट में, जहां पे शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई मुश्किल तो है, और हमने वो शुरू में बोला भी था कि भाई देखो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी तो होगी ऑप्शन सीखने में। तो आज जो सीखने वाले हैं, आप ये मान लीजिए ये आपके हथियार हैं। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास पिस्टल भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ये आपके हथियार हैं, ठीक है। इनका यूज करके आप बहुत सारे स्ट्रेटजीज बना सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो मैं ऐसे बताना शुरू करूं, उससे बेहतर है स्लाइड पर ही चलते हैं, तो लाइन से बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम समझे कि एक्चुअली होते क्या है, अगर हम डेफिनेशन समझे, तो बेसिकली ये क्वांटिफाइंग ऑप्शन रिस्क, इनका जो मेन बेसिकली काम होता है वो होता है कि भाई क्वांटिफाई करो कि आपके ऑप्शन के ट्रेड का, स्ट्रेटजी का कितना रिस्क है। क्या मतलब हुआ क्वांटिफाई? सर क्वांटिफाई करना मतलब आप समझिए कैलकुलेट करना, सिंपल सा लेंगे, ठीक है, वेरी इजी। कि आप रिस्क कैलकुलेट करना कि मैं अगर इस पोजीशन में हूं तो मेरा कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस स्ट्रेटजी में क्या बेहतर करना चाहिए। इन सारे कामों के लिए हम लोग जो कह लो जो हथियार यूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ठीक है। सो ये मैथमेटिकल मेजर होते हैं, जैसा मैं बोल रहा था कि हम पूरे डेटा पर काम करेंगे, स्टैट्स पर काम करेंगे। तो ये मैथमेटिकल वैल्यूज होती है, और जो मैथमेटिकल वैल्यूज होती है वो एक्चुअल होती है। जैसे कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है, जो स्टॉक है, इंडेक्स है, उसका प्राइस 100% सच है। उसके अलावा बाकी कुछ सच होना हो, बट वो प्राइस जरूर सच है, वो सबके लिए बराबर है। उसी तरह ऑप्शंस के भी जो प्राइसेस हैं, फिलहाल अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक जगह पर, मैं देख रहा हूं दूसरी जगह पर, तो वो भी सच है। तो यहाँ पर हम जितने भी डेटा को लेंगे, वो डेटा एक्चुअल में पूरा मैथमेटिकल डेटा होगा और रियल होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस करके कुछ फैक्टर्स निकालते हैं कि भाई इस ग्रीक से हमें ये वाली चीज पता चली, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या इस स्ट्रेटेजी में कुछ ऐड या माइनस करना चाहिए। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि ये आपके टूल्स हो गए
जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पेन यूज करते हैं, वैसे ही ये टूल हो गए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए। ठीक है सर। तो जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि ये क्या क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है वेरियस फैक्टर्स लाइक अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ये कैलकुलेट करते हैं, वॉलेटिलिटी जो भी है हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में हमें देखने को मिल जाती है। जब हम ऑप्शन चेन पे बात करेंगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे टाइम टू एक्सपिरेशन जो आपका फिक्स होता है पहले से ही, एंड इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट्स वर्ड जो है ये एक बार और आएगा वीडियो के लास्ट में और एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो है ये उन लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया ना, वो 20% पॉपुलेशन के लिए होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मेनली अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशंस को, और बहुत ही बड़े लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं, काइंड ऑफ बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्गर टाइम पोजीशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इंडिया में तो, इंडियन मार्केट में तो ज्यादातर ये लोग ध्यान देते भी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा सर, हर 3 महीने में आरबीआई एक कॉन्फ्रेंस करता है क्वार्टर के शुरुआत में, जहां पे वो बताता है कि रेपो रेट कितनी रहने वाली है। तो वही इंटरेस्ट रेट है, जो वो रेट्स वो बताते हैं, उन इंटरेस्ट रेट्स का मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट से आपके पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इतनी लंबी जर्नी है जिसको समझने के लिए बहुत सारा डेटा और बहुत बड़े बड़े पोजीशन चाहिए होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा बातें नहीं करेंगे और यूज करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम लोगों को ट्रेडिंग में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे बड़े पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हेज करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा काम की चीज है। पर ये सारी चीजें फिक्स पर मैं डिटेल में एक वीडियो कर सकता हूँ। ठीक है। बिल्कुल सर। सो ये सारी चीजें यूज करके हुए हम ऑप्शन ग्रीक्स को निकालते हैं। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है सर। देखिए, जैसे आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है ना, और वो जानकारी वैसे भी आपको किसी आपके दोस्त ने बताई हो, इधर उधर से बताई हो, तो और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो अधूरी होती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना क्या होता है कि आपने पूरी जानकारी कलेक्ट करी, वो पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, ये हुआ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और ऑप्शन ग्रीक्स आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाली ट्रेड्स मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। ओके। ठीक है। जो क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मुझे जितने भी एनालिसिस पोस्ट करने होते हैं, इसलिए मैं अपने हर एक रिकमेंडेशन के साथ उसका एनालिसिस भी पोस्ट करता हूँ, जिससे उसको फॉलो करने के लिए जो भी लोग हैं वहां पर, वो लोग अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। वंडरफुल। वैसे सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर डेली आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सुबह 9:15 से लेकर के 3:15 तक आप इनके साथ रहोगे टेलीग्राम में। जी सर। हाँ सर, की फैक्टर्स क्या हो गए, मतलब बेसिकली कि कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, और इसके अलावा एक और होता है रो, RHO। ठीक है। इनके साइन भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये सारे वही है जो हम लोग क्लास में सीखते थे, मैथमेटिक्स में अक्सर आते रहते थे, ये वही है बिल्कुल। जैसे हम डेल्टा बनाते थे तो ये इस तरह का होता था, डी भी लिख देते थे शॉर्ट में। थीटा को जो साइन थीटा, कोस थीटा सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। गामा को हम वाई की तरह बनाते थे, या फिर कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। सो गामा इस तरह का होता है। और जो हमारा वेगा होता है वो वेलोसिटी का साइन होता है, वी का, स्मॉल वी, बट स्मॉल वी में थोड़ा सा इस तरह का होता था वो। तो इसको वी लिख देंगे, इसको डेल्टा ऐसे ही बना देंगे, थीटा ऐसा बना देंगे, इसको वाई जैसा गामा हो गया। ये सब ध्यान रखेंगे। एक और होता है रो, ये ऐसा होता था जो आई थिंक डेंसिटी में काम आता था फिजिक्स में। अच्छा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक रो होता है। तो इसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। अच्छा। बाकी इन 4 मेनली पर हम फोकस करेंगे, इन 4 के बारे में डिटेल में। इसमें 2 वो कौन से हैं जिस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है? जिसकी सर वो ये है, मतलब आपकी ट्रेडिंग के ऊपर लगभग 70 से 80% जो आपको फोकस रखना है वो इन दोनों पर रखना है। गामा की नीड आपको किसी स्ट्रेटजी में पड़ेगी, वेगा की नीड आपको स्प्रेड्स बनाने में, या फिर कोई जो एडवांस आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं वहां नीड पड़ती है। ठीक है। तो इनको अगर हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो में समझें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। हालांकि इसके बारे में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, समझाएंगे पांचों चीज। ठीक है। लेकिन डिटेल हम फोकस करेंगे इन 2 चीजों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है ट्रेडिंग को। ठीक है सर। तो इसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अब हमने देख लिया कि कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव समझना, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें क्या जरूरत है। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने अभी बात करी कि आपको आपका रिस्क पता होगा, वजह पता होगी कि क्या इसमें चेंजेस करने हैं, तो आप अपना रिस्क बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रीक देते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर आपकी पोजीशन अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में, जैसा अभी आई गया टॉपिक कि हम वेगा का या गामा का यूज करते हैं स्ट्रेटेजीज बनाने में, वैसे ही थीटा और डेल्टा का भी यूज हम इसकी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए करते हैं। ये यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादातर बड़े लेवल पर ही लोग यूज करते हैं। बट मैं बता दूं, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा को समझना।
तो डेल्टा के भरोसे पर ही ज्यादातर पोर्टफोलियो मैनेज किए जाते हैं। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं बड़ी बड़ी, वो डेल्टा का ध्यान रखते हैं। तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 मैंने मेंशन किए थे, जैसे मैंने बताया रो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन ले रहे हैं हल्का हल्का सा, और उसके बाद फिर जो है हम लोग इसको समझते हैं। सो बेसिकली डेल्टा जिसका साइन भी मैं बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को कई जगह पर आपको ये डी भी दिख सकता है, बट एक्चुअली में इसका साइन कुछ ऐसा होता है। सो डेल्टा क्या करता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के चेंज होने से ही सब में फर्क पड़ेगा। पहला चीज तो ये है कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ही ऊपर नीचे मूव करता है। ऑप्शन का प्रीमियम तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। हाँ। कितनी हाइप है, कितनी हवा जानी है, वो तो कितने लोग आ गए बाई करने के लिए, उस बात पर डिपेंड करता है। तो जो भी मेजर हम बात करेंगे वो अल्टीमेटली अंडरलाइंग एसेट के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये बार बार बोलने की नीड नहीं रहेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। सो इसमें क्या है कि मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस प्राइस रिलेटिव टू चेंज इन, मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी है। अब निफ्टी का प्राइस यहां से अगर ऊपर जाता है तो उसके बदले ऑप्शन का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, ये मेजरमेंट डेल्टा करता है। तो आप जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कि कैसे पता चलेगा कितना बढ़ेगा, वो हम आज डेल्टा से सीखेंगे कितना बढ़ेगा। जब हम डेल्टा को समझेंगे डिटेल में तो समझ में आएगा कि अब जैसे रिलायंस का आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिलायंस के ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ता है या गिरता है, उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ता है गिरता है, वो होता है डेल्टा। इतना आसान है, याद करना तो मैं सिखा दूंगा, वो तो मैं सबको एकदम याद करा के जाने वाला हूँ। ठीक है। तो डेल्टा क्या हो गया हमारा? डेल्टा हो गया कि जितना प्राइस बढ़ेगा स्पॉट का, उसके बदले ऑप्शन का प्राइस कितना घटता है बढ़ता है, वो डेल्टा से पता चलता है। ठीक है सर। दूसरी चीज आ गई हमारी थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा को यूजुअली लोग टाइम डीके या थीटा डीके के नाम से ज्यादा समझते हैं। तो थीटा डायरेक्टली लोग जानते हो ना जानते हो, लेकिन इस नाम से जरूर जानते हैं कि डीके हो रहा है कुछ। सो बेसिकली ये क्या था सर, जब हमने बात करी थी सबसे पहली वीडियो में एग्जांपल की कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, अभी डिमांड ज्यादा है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी लोग कम आना शुरू कर देंगे तो आपकी डिमांड गिरेगी। डिमांड गिरेगी तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा था वो कम हो जाएगा, यानी कि जो हवा है वो कम होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती थी, आपने देखा था, हमने पिछली वीडियो में देखा ऑप्शन चेन में भी कि जब ओटीएम ऑप्शन 0 होते हैं तभी भी उनकी कुछ वैल्यू चल रही थी। हाँ। यानी कि जो हवा हम बोल रहे थे एक्चुअली में उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। सो जो टाइम वैल्यू होती है, हवा वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए वहां हमने डिटेल में बात करा है। ठीक है सर। सो बेसिकली टाइम वैल्यू होता है। हाँ। तो टाइम वैल्यू को अगर हम समझें तो टाइम वैल्यू क्या होती है कि टाइम के साथ साथ ये घटती रहती है। ओके। ठीक है। सो इट्स लाइक कि जैसे आप मान लीजिए, कैसे समझेंगे, मोमबत्ती जैसे है, आपने मोमबत्ती जला दी अगर, तो वो धीरे 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 जलती तो रहेगी, लेकिन पिघलते 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 एक दिन 0 हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो ये हवा होती है, जो टाइम वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जो प्रीमियम होता है, वो मोमबत्ती की तरह होता है। हाँ। जितना ज्यादा जलता रहेगा समय के साथ पिघलता रहेगा, और जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन 0 हो जाएगा। मतलब मोमबत्ती बुझ गया। मोमबत्ती बुझ गया। ठीक है सर। तो ये जो थीटा होता है इसे डीके इसलिए बोलते हैं कि टाइम के साथ जो करेक्शन आ रहा है, जो हमारा टाइम वैल्यू घट रही है, उसको थीटा बोलते हैं। एग्जांपल अपना चलिए मोमबत्ती का तो मोमबत्ती जो गल रहा है मतलब वो थीटा गल रहा है। वो मोमबत्ती डीके हो रही है या थीटा डीके हो रहा है। हाँ। ठीक है सर। तो इसके बाद अगली चीज आ गई गामा। अब ये गामा क्या है? ये बड़ा चैलेंजिंग सा टॉपिक लगता है, नाम ही इतना भयंकर लगता है। ठीक है। सो गामा देखो कितना आसान सा है। आपने देखा, मुझे एक वर्ड याद आया, वो हाउसफुल 3 मूवी में वो गामा था ना वो भयंकर राक्षस। मैं भी गामा पहलवानी बोलने वाला था। सो देखते हैं। देखिए सर, जैसे हमने देखा अभी डेल्टा में कि हमारा जो अंडरलाइन का प्राइस बढ़ता या घटता है, उसके साथ ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़िया घट रहा है, इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है। अब डेल्टा का वैल्यू कितना बढ़िया घट रहा है, इसे कहते हैं गामा। सिंपल सा। मतलब ऑप्शन का प्राइस अंडरलाइंग एसेट के अकॉर्डिंग कितना घट पड़ रहा है वो डेल्टा बताएगा। ठीक है। और डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का कितना घट बढ़ रहा है वो गामा बताएगा। ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको याद करने के लिए। एक्चुअल में तो समझेंगे कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा अलग तरीका है। तो बेसिकली डेल्टा बताएगा ऑप्शन और प्राइस से, और गामा बता देगा डेल्टा के चेंज को। ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा एडवांस हो गया। हाँ। अब अगर हमें डेल्टा और थीटा आ गया तो हमारा काम हो ही जा रहा है। हाँ। पर जब हम बड़े स्केल पे पहुंचेंगे फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है, तो तब गामा का यूज आता है। ठीक है सर। अब आ गया वेगा। वेगा जो कि वी है। सो वेगा का काम क्या क्या होता है? जो वॉलेटिलिटी की बात कर रहे थे हम, तो वॉलेटिलिटी जो घटती बढ़ती रहती है, वेगा उसके मेजर को बताता है।
कि अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी जो वॉलेटिलिटी है, उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन के प्राइस की सेंसिटिविटी कितनी है। सेंसिटिविटी बोले तो सेंसिटिविटी मतलब जैसे कि अगर आपका, आप ऐसे समझिए इसको, मैं एक बार साफ कर देता हूं। सेंसिटिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए स्पॉट का प्राइस है, ठीक है, ये हमारा स्पॉट का प्राइस है, ठीक है, ये बढ़ रहा है ऐसे, उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन का प्राइस यहां से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। ये चेंज हमने निकाल दिया कि डेल्टा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब ये प्राइस अचानक से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, उस केस में ये कितना ऊपर नीचे होगा, ये वेगा बताता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, इमीडिएट वॉलेटिलिटी से ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको वेगा बताता है, ठीक है। तो ये बताता है कि अचानक से प्राइस अगर ऊपर नीचे ऐसे करने लग जाए या वॉलेटिलिटी ज्यादा आ जाए, तो उस केस में आपका ऑप्शन प्राइस कितना तेज ऊपर नीचे होगा, और अगर वॉलेटिलिटी ना हो तो वेगा कम हो जाएगा, वेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वेगा की वैल्यू ही आपको बताएगी, ठीक है। जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो जब अभी से ऑप्शन चेन में भी डिस्कस करेंगे, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है नंबर में। तो अगर वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि अगर 10 के नीचे चल रही है तो वॉलेटिलिटी कम है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और अगर 20 या इसके आसपास आ जाती है तो मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वेगा भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इससे आपको ये हेल्प मिल जाती है कि मार्केट थोड़ी साइडवेज रहने वाली है, और उस साइडवेज के हिसाब से आपने जो ऑप्शन की पोजीशन सेलेक्ट करी, क्योंकि आप जब ऑप्शन की पोजीशन खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना। भाई आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसमें आप स्ट्राइक प्राइस क्या सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप किस में ट्रेड करने वाले हो, तो वेगा आपको हेल्प करेगा वहां पर कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, आपने ये वाले स्ट्राइक प्राइस चुन लिए, तो ये बताएगा इसका वेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको इसके हिसाब से एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए कि अगर आपने हेज करना है, एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव रखो, फिर ओवरऑल निकल के आ जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन सेलिंग को प्रीफर कर रही है कि ऑप्शन बाइंग को प्रीफर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे यूज केस आपको वेगा के मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा आज कम टच करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बताने लगूंगा तो वही है फिर स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि इसकी छोटी सी चीज ही बड़ी लंबी बतानी पड़ती। ठीक है, ये वाला वजह है बस, और कुछ नहीं। तो गामा सर आई होप समझ में आ गया होगा कि डेल्टा के चेंज को समझेगा। क्लियर है जी, मुझे समझ में आ गया। अगर आपको आ गया तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस अब मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा सा एक बार डेल्टा और ये जो थीटा है इनको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देता हूँ। पहले इसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहां जाकर थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे, कहानियों से समझेंगे, तो फिर जो है हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो अब देखिए सर, अब वो जो टाइम डिके वाला था, पहले थीटा समझ लेते हैं। थीटा को समझना इजी भी है, ज्यादा लोग जानते भी हैं और जल्दी से आ भी जाएगा। फिर डेल्टा पे फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं थीटा को, तो थीटा को समझना आपको कैसे है। जैसे कि मान लीजिए एक स्पॉट का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर एक स्टॉक है आपका XYZ और उस XYZ का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए। अभी इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, आपने देख लिया। अब आपने इसका एट द मनी ही मान लीजिए, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले लिया। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 1000 ही हो गया। उसका आपने कॉल या पुट कुछ बाई किया होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता था कि जब हमने कॉल या पुट एट द मनी का बाई किया तो ये हमारा सबसे बैलेंस्ड पोजीशन है। यहाँ से अगर इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो जिस भी साइड का हमने बाई किया होगा उस हिसाब की हमें रिएक्शन मिलेगी, और जब ये नीचे जाएगा उसी हिसाब से हमें रिएक्शन मिलेगी। ठीक है सर, लेकिन हम अपने पोजीशन रिस्क मैनेजमेंट इसके हिसाब से यूजुअली ITM या OTM पोजीशन यूजुअली बाई करना पसंद करते हैं। तो हमने मान लीजिए ITM बाई किया होगा, किसी ने OTM बाई किया होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि ITM जो होते हैं इनकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू इनके पास जरूर होती है, और जो OTM होते हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू हमेशा 0 होती है। उनके पास जो भी होता है वो प्रीमियम ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ITM की जो प्राइस वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, प्लस टाइम वैल्यू। करेक्ट। और जो OTM ऑप्शन होते हैं इनकी वैल्यू होती है सिर्फ टाइम वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो इनकी हमेशा 0 ही होती है। ये बात हमें पता है। अब हमें पता है कि जो OTM ऑप्शन है या इसकी जो टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू अभी तो है लेकिन एक्सपायरी के दिन ही से 0 जाना है। ठीक है, तो इसको अगर आप समझेंगे ग्राफ से कुछ ऐसा, ये अगर 0 का स्केल है और इधर ये प्राइस बढ़ रहा है तो थीटा की वैल्यू कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी फिर टाइम। ओके, ये क्या हुआ, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि जैसे कि मतलब टाइम इधर बढ़ रहा है और थीटा डिक्लाइन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। करेक्ट। ठीक है सर, तो ये हमारा एक्सपायरी डे है।
ठीक है। और मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर की, 30 नवंबर को मान लेते हैं एक्सपायरी है, और आज तारीख है 1 नवंबर। ठीक है, ये 2 3 4 तारीख ऐसे पड़ी हुई है, टाइम पड़ा हुआ है, और प्राइस अभी जो टाइम वैल्यू का चल रहा है, यानी कि एट द मनी का जो हमने एट द मनी ट्रेड करा है, इसका प्राइस अभी क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इस तरह से होगा। तो आपको ये समझना है कि अगर प्राइस 1000 पर ही रुक जाए, हो सकता है ये स्टॉक मान लीजिए एक दिन 1005 रुपए चला जाता है, एक दिन 995 चला जाता है, 30 नवंबर को भी इसका प्राइस हमारा जो है वो 1000 रुपए ही रहता है। एक महीने बाद भी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए ही रहता है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू थी ये यहां पर भी सेम रहेगी, यानी कि 1 तारीख को, 10 को भी और 30 को भी। लेकिन जो टाइम वैल्यू है, जो हवा है, वो घटती ही चली जाएगी, वो जीरो होती चली जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं इसको एक लाइन में समझाना चाहूं, कि हर एक ऑप्शन अपने एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाना चाहता है। ओके, उसकी टेंडेंसी ये है कि मुझे अपनी एक्चुअल वैल्यू पर जाना है। अब मुझे घर जाने दो, मेरा तो एक्चुअल वैल्यू है जो हवा में तुम मुझे उछाल रहे हो, इसकी वजह से ऊपर नीचे होना पड़ता है रोज, मुझे तो एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचा दो। मैं हवा से मुक्त करो, हवा से मुक्त कर, यहाँ पर आता है ये हवा से मुक्त हो जाएगा, हवा से मुक्त कर दो मुझे जो है एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचा दो। तो उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचना है तो तुम्हें एक्सपायरी डे का वेट करना पड़ेगा। तो बस उसकी टेंडेंसी रोज गिरने की होती रहती है, बायर उसे उछालते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि ये पंप हो जाए, और सेलर उसे धक्का मारते रहते हैं कि जल्दी चले जाओ अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। और ये जो डिके आता है टाइम के साथ, इसी को बोलते हैं थीटा डिके। टाइम के साथ जितनी ज्यादा एक्सपायरी पास आती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा थीटा डिके और भारी होता चला जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को मैं वापस से थोड़ा सा अगर बना दूं, तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ आपको इस तरह से बना के दिया था, है ना। 1 तारीख थी, ये 30 तारीख थी, और ये कुछ वैल्यू थी जो प्राइस थी। तो ये कुछ ऐसे चलता है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ आने के बाद ये तेजी से गिरा है। एग्जैक्टली। पहले ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, जितना एक्सपायरी से दूर होता है उतना ये धीरे धीरे काम करता है, और जितना पास आने लगता है उतना ही चुंबक की तरह गिरना शुरू हो जाता है, जैसे उसे मैग्नेट पकड़ के खींच रही है कि बस आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी का लो तो मुझे एग्जांपल में याद आ रहा है, लेकिन वो साइंस हो जाएगा, बोलेंगे एक तो मैथ्स पढ़ा रहा ऊपर से साइंस भी ले आया। तो मैं बोलूंगा नहीं, जैसे होता था, मैं सिंपल समझा दूं कि हम गिरते क्यों है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो नीचे जाना चाहती है हमेशा, वो सेटल होना चाहती है हमेशा, एनर्जी हवा में उछलते नहीं रहना चाहती। तो इस बेचारे की जो एनर्जी रहती है वो गिरते रहना चाहती है, वो कहती है मुझे जाके सो जाने दो एक्चुअल वैल्यू पे। इसी कहते हैं थीटा डिके। तो थीटा आपको हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि वो कहां पर ज्यादा काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा आप एक्सपायरी के पास चले जाएंगे, ऑप्शन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाएगी। तो उस वक्त पे चाहे आप आईटीएम बाई कर रहे हो, चाहे आप ओटीएम बाई कर रहे हो, उसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए आईटीएम का मान लीजिए प्राइस चल रहा है 75, किसी आईटीएम ऑप्शन का 75 चल रहा है, तो हम मान लेते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू 50 है और 25 इसमें हवा है। ठीक है, तो जाना तो इसे भी एक्चुअल वैल्यू पर ही है, जाना तो इसे भी एक्चुअल वैल्यू पे है, तो ये 25 जीरो होने के लिए दौड़ेगा। सो आईटीएम ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, आपको बस ये विश्वास रहता है कि अगर मार्केट कहीं भी नहीं गई, कम से कम इतना तो आपका बचेगा, जीरो नहीं होगा। ओटीएम ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ओटीएम ऑप्शन की वैल्यू अगर 75 चल रही है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो है, इसमें पूरा 75 ही है, पूरा गुब्बारा है, इसमें हवा है। ये जीरो होने की तरफ दौड़ेगा, ये जीरो होने की तरफ ये भी दौड़ेगा, और ये पहले से जीरो है, ये तो पूरा ही जीरो जाने के लिए दौड़ेगा। तो अब आप सोचिए, इसमें 25 जीरो जाएगा, 50 बचेगा। तो थीटा डिके किस पे ज्यादा काम कर रहा है, किस पे ज्यादा, सेम दिनों के अंदर किस पे कर रहा है, इसे 75 पॉइंट गिरा रहा है, उसे सिर्फ 25 पॉइंट गिरा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो थीटा डिके है वो ज्यादा इफेक्ट किस पर डाल रहा है, इस पर, क्योंकि सेम दिनों के अंदर वो 75 को जीरो लेके जा रहा है, उसमें वो 50 लेके आ रहा है 75 से। इसलिए थीटा डिके ओटीएम ऑप्शन पर ज्यादा काम करता है, आईटीएम पर कम काम करता है। और यही कारण है कि आपको ऑप्शन बाइंग में ओटीएम लेने का नहीं है, मत लो। मतलब ये आएगा भी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको, हम ये नहीं कह रहे कि मत लो, वो अपना देख लेना, आपकी मर्जी है, लेकिन कंसेप्ट से समझिए। क्योंकि जब आपको सिखाया जा रहा है या कोई बता रहा है कि ऑप्शन बाइंग में, जबकि अगर किसी लोगों को समझ नहीं आ रहा है ऑप्शन बाइंग क्या होता है, टेंशन न लो, अगली वीडियो इसी की आ रही है, ठीक है, तो वहां और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हो कि आईटीएम बाई करना चाहिए या एट द मनी बाई करना चाहिए, उसका रीजन ये है
कि जितना ओटीएम जाओगे उतना ज्यादा थीटा डीके काम करेगा, और थीटा डीके जो होता है वो सेलर का साथी होता है। वो सेलर का साथी होता है। क्यों? क्योंकि सेलर का काम क्या है, किसी ने अगर 100 रुपए का प्रीमियम बेचा है, वो तो चाहता ही है जीरो जाए, वो तो चाहता ही है कि जल्दी से जल्दी जीरो जाए। इसलिए थीटा डीके जो दोस्त होता है वो ऑप्शन सेलर का होता है, और दुश्मन होता है ऑप्शन बायर का। तो अगर आपको दुश्मनी करनी ही है तो कम से कम आईटीएम लेके करो, जिससे सामने वाला थोड़ा कमजोर रहे। और ये जो घट रहा है, ये आपका पैसा घट रहा है, ये आपका प्रीमियम घट रहा है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट घट रहा है। एग्जैक्टली हाँ। वो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के टाइम पे वैल्यू के साथ समझ में आएगा। पर फिलहाल ऐसा समझिए कि आपने कोई चीज 75 रुपए पे बाई करी है, और उसको आपको पक्का पता है कि अगर कुछ नहीं बदलता, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस वही रहता है, तो इसकी वैल्यू 50 जानी है, तो आपको पहले ही पता है कि आपका 25 रुपए का लॉस हो सकता है। और एक चीज है जो 75 रुपए की ही है, लेकिन आपको पता है इसे जीरो ही जाना है, तो आप खुद सोचें कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए। ये डिसीजन मैं आपकी समझ पे छोड़ता हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसलिए थीटा डीके का ये यूज होता है। तो आप समझिए, जब ऑप्शन चेन में चलेंगे तो और दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे ओटीएम के ऊपर थीटा डीके ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है सर, तो थीटा समझ में आ गया। ठीक है, थीटा के अंदर इतना ही है कि ये ओटीएम पे ज्यादा काम करता है, आईटीएम पे कम काम करता है। यही आपको अपनी स्ट्रेटजीज में यूज करना है। ठीक है सर, चलिए अब चलते हैं वापस से हम डेल्टा के ऊपर। इसे साफ कर लेते हैं। नहीं सर, वहीं एग्जांपल वहीं चलते हैं, तो इसको नेक्स्ट ले लो। अच्छा ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेल्टा की। अब ये बहुत बढ़िया चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये कई बार लोगों को पता भी नहीं होती, तो इसलिए इसका यूज करना बहुत ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। सो पहले तो आप इसकी वैल्यू समझिए कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है। इसे आप 0 से 1 समझते हो, या फिर आप इसको 0 से 100% भी लिख सकते हो। आप इसको 0 से 100% भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कहीं पर परसेंटेज में लिखा होता है और कहीं पर ये लिखा होता है 0 to 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ लीजिए। ये हुआ कॉल के लिए, और पुट के लिए होता है नेगेटिव 0 to -1। ठीक है सर, बस वो माइनस ना डायरेक्शन दिखाने के लिए है, बाकी इसकी वैल्यू तो रेशियो में रहती है, तो फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ साइन दिखाने के लिए। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का प्रीमियम 0 डेल्टा पे चल रहा है, उसका डेल्टा पूरा 0 है, निल, तो इसका मतलब ये है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं वापस। क्या था डेफिनेशन, क्या थी वो बता देता हूं, तभी कभी भूल गए हूं, कुछ लोग भूल गए होंगे ना। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी डेल्टा की कि जो हमारा स्पॉट का प्राइस है या अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है, और ये हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है, ये जितना बढ़ेगा उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन कितना बढ़ रहा है, या ये जितना गिरेगा उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन कितना गिर रहा है, इसको मेजर करता है डेल्टा। ठीक है। तो अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0 है तो ये क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि स्पॉट कितना भी बढ़े और कितना भी गिरे वो वही रहेगा प्रीमियम। ओके, क्योंकि डेल्टा 0 है। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। और अगर डेल्टा आपका 1 है तो जितने पॉइंट्स आपका स्पॉट बढ़ेगा उतने ही पॉइंट्स आपका ऑप्शन भी बढ़ेगा, या फिर जितने पॉइंट्स स्पॉट गिरेगा उतने ही पॉइंट्स ऑप्शन भी गिरेगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए XYZ स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है 1000। ठीक है, अब पहला केस लेते हैं, इसका डेल्टा 0 है। इस केस में अगर ये 1000 से चला गया 1100। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, डेल्टा जब आपका 1 है, उस केस में भी ये चला गया 1000 से 1100। ठीक है, और तीसरा कोई केस ले लेते हैं, मान लीजिए 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, और इस केस में स्पॉट का प्राइस चला गया 1100, स्पॉट का प्राइस। ठीक है, अब इसी रेस्पेक्ट में ऑप्शन का प्राइस और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस कॉल का ले ले रहे हैं। सो कॉल का प्राइस मान लीजिए जब ये 1000 था तो ये 100 था, ऑप्शन का प्राइस 100 था। ठीक है, सो जब ये 0 है तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 100 से बढ़ के 1100 चला गया, लेकिन ये 100 से बढ़ के 100 पर ही रहेगा, इसे फर्क नहीं पड़ता, ना ये गिरेगा, ठीक है, ना ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0 है। इसे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो एक ही जगह हूं, तुम जो है कुछ भी कर लो। ठीक है, अगर ये 1 है तो अगर ये 100 पॉइंट बढ़ा है तो ये भी 100 पॉइंट बढ़ के 200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसका रिलेशन 0.7 का है
तो ये तो 100 बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ेगा, 100 तो पहले था प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यानी कि 170। अच्छा, अब ये बताइए कि ऑप्शन पर स्ट्राइक प्राइस का ये डेल्टा होता है या अंडरलाइंग एसेट का डेल्टा होता है? सर डेल्टा तो स्ट्राइक प्राइस का चेंज बता रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन के प्राइस का चेंज बता रहा है, और जो एसेट है प्राइस है वो तो अंडरलाइंग का प्राइस है। सो डेल्टा तो इनके रिलेशन को दिखा रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो स्पॉट का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ा और अगर डेल्टा उसका 0.7 है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है, तो वो 70 रुपए बढ़ेगा। ठीक है। और अगर ये 100 रुपए गिरेगा तो ये 70 रुपए गिरेगा, ये 100 नहीं गिरेगा। इसका मतलब कोई भी प्रीमियम चुनने से पहले हम उसका डेल्टा हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि ये कितना बढ़ या घट सकता है। एग्जैक्टली। तो अब आप सोचिए, अब मैं यहां से देखिए, ये समझ में आ गया ना आपको कि डेल्टा कितना है, उसी के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। मतलब कि अगर ये 0.7 है, स्पॉट अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो वो 70 ही बढ़ेगा, 100 नहीं बढ़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो अब खुद से सोचिए, मतलब बाकी सबके लिए एक्सरसाइज है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, किसी भी साइड के ऑप्शन बायर हैं, और आपको पता है कि आपका जो भी स्पॉट है वो 100 पॉइंट बढ़ने वाला है, और आपने कोई एक ऑप्शन बाई करा है सेलेक्ट करके, तो आप उसका डेल्टा क्या चाहोगे, ज्यादा कि कम? कम जाएंगे सर। अगर डेल्टा कम होगा तो वो कम बढ़ेगा, प्रीमियम भी कम बढ़ेगा, तो फिर तो प्रॉफिट भी कम होगा ना। प्रॉफिट भी कम होगा। तो सिंपल सा है कि एक ऑप्शन बायर चाहता है ऐसा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चुनना जिसका डेल्टा ज्यादा हो। तो ऐसा क्यों है कि सबका डेल्टा अलग अलग होता है? पॉइंट बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, उसका बताता हूँ। उसका बड़ा कारण होता है, जो वो अभी एक दुश्मन गया ना, थीटा डी के, वो होता है। लेकिन आपको इसे डिटेल बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां समझते हैं। देखिए, जो एट द मनी होता है सर, जो एट द मनी आपका ऑप्शन होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है, हम कंसीडर करके चलते हैं उसका 0.5 डेल्टा है, लगभग। ठीक। अब ये रियल मार्केट्स में 0.49 भी हो सकता है, 0.51 भी हो सकता है। ठीक है। तो एट द मनी का होता है 0.5, तो इसका मतलब 50% हो गया। 50%। मतलब सिंपल सा बात ये है, अंडरलाइंग एसेट जितना बड़ा उसका 50% उसका करेक्ट। मतलब जैसे निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स बढ़ेगा तो एट द मनी लगभग 50 पॉइंट्स बढ़ेगा। सिंपल सा है। और जब गिरेगा तब भी सेम रहेगा। अगर ये 100 पॉइंट गिरेगा तो वो 85 पॉइंट गिरेगा। ये होता है एट द मनी। ठीक है, सिंपल सा कि हमने एट द मनी का ये देख लिया। अब आप एट द मनी से जितना ऊपर नीचे जाते हैं उतना ही इसमें बदलाव आता है। ठीक है सर, क्योंकि जब हमने एट द मनी सीखा था तो हमने सीखा था कि सबसे ज्यादा बैलेंस्ड रिस्क मैनेजमेंट एट द मनी का होता है। तो ये बदलाव माइनस में या प्लस में, वही देखते हैं, वो देखते हैं। अब आप एट द मनी ये है अगर, तो एक साइड आईटीएम होगा, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस की लिस्ट होगी, और एक तरफ ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की लिस्ट होगी। सिंपल सा है। ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू हम 0.5 मान लेते हैं, या लगभग 0.5 के आसपास होती है। अब सर अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करें, कॉल ऑप्शन की बात करें, तो जितना भी आईटीएम आप जाओगे उतना डेल्टा बढ़ेगा। ठीक। और जितना भी आप ओटीएम जाओगे उतना ही डेल्टा गिरेगा। ठीक है। सो बेसिकली मतलब क्या है कि जब ज्यादा डेल्टा होगा तो ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि जितना स्टॉक बढ़ेगा उतना ही वो भी बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। और जब डेल्टा कम होगा तो वो उतने ही कम वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि वो उतना ज्यादा मूव करेंगे नहीं। इसलिए ऑप्शन सेलर ओटीएम सेल करता है, जिससे कि ज्यादा वॉलेटिलिटी ना रहे, डेल्टा कम रहेगा, और थीटा डीके का पूरा पैसा कमा लेगा, थीटा डीके का वो पैसा कमा लेगा। हाँ समझ गए। ऑप्शन बायर क्या प्रीफर करता है, डेल्टा ज्यादा रहे, जैसा हमने अभी आपने बताया था कि ज्यादा रहे, तो डेल्टा ज्यादा रहेगा तो हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अब उस क्वेश्चन पर आते हैं कि ये घटता बढ़ता क्यों है जब ऊपर नीचे जाएंगे। सर देखिए, एट द मनी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर लगभग सारी हवाई होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो बहुत ही छोटी सी होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड होती है। जैसे अगर हम पहले वाले एग्जांपल की बात करें, जहां पे मान लीजिए सर मुझे एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे 50 लाख की, और मैं जो है उसको बाई करने के लिए रेडी था। अब अगर आप उसका प्राइस बढ़ाएंगे तो आप खुद सोचिए, 50 लाख ही बगल वाले प्लॉट की भी वैल्यू है और उसकी भी वैल्यू है, तो आपको सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 50 के पास मिलेगी या फिर 50 से दूर मिलेगी।
अगर आप 45 लाख का बेचने निकलेंगे तो आपको एक दिन में बिक जाएगा। हाँ बिल्कुल, बायर आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। और अगर आप 55 में बेचने चलेंगे तो बहुत दिनों बाद बिकेगा। वोलेटिलिटी का डिफरेंस आ गया, हाँ, डेल्टा का डिफरेंस आ गया, यहाँ ज्यादा बायर यहाँ कम बायर। हाँ, तो जब ये अंतर आ गया तो डेल्टा का डिफरेंस आ गया। हाँ, मतलब 55 से 56 जाने में और 54 जाने में दोनों ही तरफ वोलेटिलिटी कम रहेगी। हाँ, और 45 पे आपको कल ही एक मिल जाएगा, चलो मैं 46 दे देता हूँ। और जिसको आप 45 दे रहे होंगे बोलेगा सर 44 कर लो। जिससे आप डील करते हो तो घटाने की सोचता है, लेकिन किसी और को पता चल जाए 45 में दे रहे हो, आके बोलेगा 46 ले लो मेरे से। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग बाई करना चाहते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाइए, बायर को बेनिफिट कहां पर है? आईटीएम में। हाँ, तो वो आईटीएम बाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियल वैल्यूज में कुछ ना कुछ मिलती है। तो यहाँ पे डेल्टा ज्यादा है, और डेल्टा ज्यादा है तो प्राइसिंग भी ज्यादा होगी। प्राइसिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, समझे सर? इसलिए जो है वो डेल्टा, जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पर आता है कि इसलिए होता है। तो डेल्टा क्या बता रहा है आपको कि आपको कौन सा ऑप्शन प्रीमियम बाई करना चाहिए। अब आप जब अपनी लिस्ट निकालेंगे, मान लीजिए आप ऑप्शन चेन में देखते हैं, आपने यहाँ देखा एटीएम जिसका डेल्टा है 0.5। अगर आप डेल्टा पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है, आप कह रहे हो भाई डेल्टा बेल्टा देखना मुझे तो मुश्किल लगता है, आप जाके एटीएम या जस्ट नियर बाई आईटीएम बाई कर लीजिए, सिंपल, अपनी ट्रेडिंग के लिए। हाँ, ये भी सही है ना? आप नहीं देखना चाहते, लेकिन कोई आदमी ये कह रहा है जब मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा और रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा डेल्टा देख लेता हूँ, तो मैं ऐसा ऑप्शन प्रीमियम बाई करूंगा ना जिसका डेल्टा 0.7 हो, 0.8 हो, 0.75 हो, जिससे मेरी एनालिसिस जो कहती है कि ये स्टॉक या इंडेक्स बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा आए। तो आप डेल्टा इसलिए देखते हो। ओके, ठीक है ना सर? हाँ, तो इसलिए हम लोग इसको डेल्टा को देखते हैं। लेकिन क्या रिस्क फैक्टर का क्या है? रिस्क किस में ज्यादा है सर? वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाँ, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। भाई अगर आप डेल्टा बहुत ज्यादा ट्रेड करोगे, मान लीजिए आप डेल्टा चले गए 0.95 ट्रेड करने के लिए, तो वो लगभग उतना ही पॉइंट्स बढ़ेगा। तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हाई रिस्क भी है वो, बिल्कुल बढ़ेगा। प्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि जब ये ज्यादा है, ज्यादा लोग इसे बाई करने की सोचेंगे, तो इसका प्राइस ज्यादा होगा। ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा लगा के बाई करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी हिसाब से आपका घटेगा बढ़ेगा। ट्रू। इसीलिए ज्यादातर जो रिकमेंडेड रहता है या यूजुअली जो लोग ट्रेड करते हैं वो एटीएम से 2-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 2-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, जहां पर सेलिंग के लिए आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जैसे आपको डेल्टा 0.35 0.4 के आसपास मिल जाता है, और बाइंग के लिए आप आईटीएम चले जाते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको डेल्टा 0.6 0.65 चला जाता है। तो आपका रिस्क भी मैनेज रहता है, एवरेज डेल्टा रहता है। ठीक है, तो डेल्टा आपको इस तरह से हेल्प करता है। ठीक है सर? यहीं पर 1 मिनट की बात और बता दूं जो ज्यादातर लोगों के काम नहीं आएगी, जो मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, उसी तरह से फॉर्मूलेज होते हैं। आपने एक पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी पोजीशन बाई कर रखी होती है, मान लीजिए आपने 20 स्टॉक बाई किए हुए हैं, ठीक है, तो 20 स्टॉक आपने बाई किए होते हैं, तो यूजुअली पोर्टफोलियो कैसे आप डेल्टा से मैनेज करते हैं? स्टॉक का भी डेल्टा होता है इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, जैसे ऑप्शन का होता है वैसे ही स्टॉक्स का होता है इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब इंडेक्स के घटने बढ़ने से ये स्टॉक कितना घटता बढ़ता है, सबका डेल्टा होता है। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं डेल्टा से, मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं नॉलेज के लिए बस, वो क्या करेंगे, सबका डेल्टा निकाल लेंगे हर एक स्टॉक का, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। 20 का निकाला, फिर 20 का एवरेज निकाल दिया, जोड़ के 20 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पोर्टफोलियो का डेल्टा निकल के आ गया। ओके, ये उस कंडीशन में जब आपने सारे स्टॉक सेम प्राइस से बाई, सेम वैल्यू से बाई कर रखे हो। अब सबकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो उसमें आप वेटेड एवरेज निकालते हैं। ट्रू। तो वेटेड एवरेज निकाल के डेल्टा निकालते हैं, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। तो वो पॉइंट आया था तो मैंने सोचा बता दूं फिर। ठीक है सर? ठीक है। तो ये क्या है ना कि ऑप्शन सीरीज चल रही है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी चीज लग रही है जैसे लेवरेज आ गया था कि जो इनके किसी के लिए भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उसके काम आ सकता है, मैं वो भी साथ के साथ कवर कर देता हूँ। समझाते बहुत बढ़िया है, नॉलेज बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। वैसे पढ़ लिख के ही करें जो कर रहे हैं। हम जो ऐसा नहीं करा ना कि कहीं से उठा के कॉपी और इधर पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर रहे ना। नहीं, आपकी चीजें अलग है। थैंक यू सर। तो इस तरह से आपका डेल्टा हो गया। डेल्टा सर समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। गामा सिंपल वही, अभी जो डेल्टा के अंदर चेंज आ रहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी देखना चाहेंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एटीएम है, कोई प्राइस मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 24,000 का, ठीक है, और इसका डेल्टा है 0.5 इसके स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस 24,000 का है उसका है, और आपने इसका कॉल ऑप्शन मान लीजिए 200 रुपए पर बाई किया,
ठीक है। ठीक है। अब प्राइस जो है 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ के प्राइस आ गया 24,100, ठीक है। तो आपका ये 0.2 के हिसाब से 300 रुपए का हो गया होगा, सॉरी 250 का, 250, आधा बढ़ा ना, ये 250 रुपीज का हो गया। अब जिसको ये चीज समझ नहीं आई कि 200 का 250 कैसे हो गया, वो वीडियो को 5 मिनट पीछे करके एक बार जरूर देख लें, बताऊंगा मैं अभी, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। सो बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि डेल्टा 0.5 था, तो अगर ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये उसका आधा बढ़ेगा, यानी कि 50, इसलिए हुआ। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं था, मतलब आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, आपसे टॉपिक मिस हो गया है, जरा सा पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये 250 हो गया, ठीक है सर। अब ये 250 हमने कैसे कैलकुलेट करा, हमने कैलकुलेट क्या करा कि भाई ये 0.5 था इसलिए 250 हो गया, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों क्यों नहीं हो रहा ऐसा, मैं आपको बताता हूं। सर आप बताइए, जब मैंने 24,000 पे बाई किया था, ये क्या था, एटीएम, ठीक है। 24,100 क्या था, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब प्राइस 24,000 से 24,100 पहुंच गया, अब ये क्या हो गया, ठीक, ये तो अब एटीएम हो गया, है ना, ये ओटीएम से एटीएम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां का जो ऑप्शन प्राइस होगा, इसका डेल्टा 0.5 हो गया। तो जो 24,000 का था उसका तो 0 पॉइंट कुछ रह गया होगा, 4-5 रह गया होगा, एवरेजिंग हो जाएगी मतलब। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एवरेजिंग तो हुई है, कोई तो एवरेजिंग हुई है। तो एक्चुअल में जो प्राइस आएगा वो आपका बदल के आएगा डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। वो कुछ 245 या 246 या 244 या 249 इस तरह का कोई प्राइस एक्चुअल में आएगा रियल मार्केट में। रियल मार्केट ऐसे काम करती है। अब ये रियल मार्केट ऐसे काम कर रही है, अब मैं अगर 5 लोट 10 लोट वाला ट्रेडर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे तो 50 की जगह 48 आ गए, मैं तो उसमें भी खुश हूं, मैं तो बुक कर लूंगा। लेकिन आप सोचिए, आपके पास 100 करोड़ रुपए होते, आपकी 100 करोड़ की पोजीशन होती, एक एक रुपए पर आपका 2-2 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा होता प्रॉफिट लॉस का, तो आपके लिए तो हर एक रुपए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए हर एक रुपए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जब प्राइस यहां से यहां आया, इसके डेल्टा में कितना चेंज आया, करेक्ट, चेक करना पड़ेगा। और ये चेंज हम करते हैं गामा से। इसीलिए आपने कहा था कि गामा बड़े ट्रेडर या बड़े पैसों वालों के लिए है। हाँ, अब कोई इंसान सोच रहा है सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन मुझे कल को प्रोफेशनल बनना है, मैं तो प्रैक्टिस अभी से करूंगा, करो, मैं मना नहीं कर रहा था, आप कीजिए और बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल आपको डेल्टा भी समझा दिया यहीं के यहीं, और साथ के साथ गामा भी हमारा कवर हो गया, ठीक है, ठीक है सर। आप समझ गए ना यहाँ पे। लेकिन गामा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से डेल्टा और गामा आज तक किसी ने समझाया होगा। वीडियो हमने भी बहुत देखे हैं, लेकिन चीजें ये अलग हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हो गया गामा सर। तो हमारे 3 ऑप्शन ग्रीक हो गए, ठीक है सर। वेगा, जैसा मैंने बताया कि मैं ऑप्शन चेन वाली सीरीज में थोड़ा कवर कर लूंगा, जिससे ज्यादा समझ पाए बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से क्या फर्क आता है। ऑप्शन चेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सर। ऑप्शन चेन हम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में कर लेंगे, दोनों में से कोई सी में कर लेंगे। जैसा क्या है ना कि मेरा फोकस क्या रहता है सर, पढ़ाने का मेरा नजरिया हमेशा से ऐसा रहा है, जैसे मैंने करीब अभी मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 400-500 लोगों को पर्सनली पढ़ा दिया है, ठीक है। सो उस नजरिए से मैं आपको बताऊं कि मेरे पढ़ाने में क्या होता है, यूजुअली लोग शुरू में बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हाथ काटने लगते हैं, कहते हैं क्यों कि यार 10 दिन हो गए पढ़ते हुए, पैसा आ नहीं रहा। नॉलेज तो बहुत आ गई यार, मजा आ रहा है, पढ़ाते बहुत बढ़िया हो, पर पैसा नहीं आ रहा। तो सर मेरा क्या मानना है कि आपको सही तरीका आना चाहिए पढ़ने का, और सही तरीका आना चाहिए पढ़ाने का। अब आप बताइए, आप जब किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं तो सबसे पहले ABCD सिखाते हैं या कैट बैट सेट सिखाते हैं? ABCD सिखाते हैं। जिसको ABCD आ गई, फिर वो उससे जो है वर्ड बनाना शुरू कर देगा B, फिर उसे आप कैट बोलना सिखाएंगे, फिर आप उसको जो है 4 वर्ड वाले ले आएंगे, फिर आप थोड़े बड़े ले आएंगे कि ये हैप्पी है, फिर आप उसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे वर्ड सिखाएंगे, फिर आप उसको सेंटेंस सिखा देंगे, फिर धीरे धीरे हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना आ जाता है, फिर हम पूरा एस्से लिख देते हैं। तो ये एक तरीका हुआ पढ़ने का। तो मेरा तरीका यही कहता है कि ABCD से शुरू करिए, कैट सिखाइए। सामने वाला भले ही बोल रहा है सर मुझे कैट नहीं, मुझे तो हैप्पी भी बोलना आता है, आप थोड़ा आगे चलो, कोई बात नहीं, आता है ना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, आएंगे वहां पर भी आएंगे। सो वही है सर, वही मेरा स्ट्रेटेजी रहता है हमेशा से। सो वेगा को भी वैसे ही कवर करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बीच में घुसाऊंगा ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें सिखानी पड़ जाएंगी जो कि आती नहीं है। उसी तरह ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन तो सर मैं इसके पहले भी सिखा देता, पर आप सोचिए जब ऑप्शन चेन करूंगा वहां पे अगर मैं डेल्टा डिस्कस करना भी चाहता हूं तो आपको डेल्टा पता ही नहीं है,
तो वैसे ही बोलोगे एग्जैक्टली सर। हाँ। तो आपको अगर मैं ये डेल्टा वन नहीं कवर करूंगा तो फिर आप सीखोगे कैसे पूरी तरह से? तो ऑप्शन चेन पर आएंगे मेरे हिसाब से एक और सेशन के बाद आएंगे। तो मुझे लगता है इकलौता ये ऑप्शन चेन का ऐसा वीडियो होगा शायद जो मैंने नहीं देखे होंगे जिसपे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्टली सर। तो हाँ। वही वजह है, वरना तो ऑप्शन चेन से सर शुरू भी कर सकते थे। हाँ, तो आप भी एक्साइटेड हो क्या ऑप्शन चेन के वीडियो के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें भी पता चले जरा। ठीक है सर। तो ये आपका गामा हो गया, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया। अब बचा हमारा वेगा। वेगा मैंने बता ही दिया, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज आएगा। अब हमारा बचा थोड़ा सा रो, उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर। तो रो क्या होता है? देखिए, रो होता है जैसा मैंने अभी आपको बताया था सर कि जो आरबीआई कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि हमारे अगले क्वार्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगी। वो इंटरेस्ट रेट क्या होती है? रेपो रेट रहती है। तो रेपो रेट बेसिकली क्या होती है? एक रेपो रेट नहीं होती, और भी रेट्स होती है उसके अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जब बैंक और आरबीआई आपस में लेन देन करते हैं तो कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जैसे हम एफडी करते हैं सर, तो हम पैसा देते हैं और हमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे 7% का, 6.5 का मिल जाता है। ठीक है। उसी तरह से उस पैसे को जब बैंक के पास एक्स्ट्रा हो जाता है, बैंक आरबीआई के पास रख देता है, तो आरबीआई भी उसको ब्याज देता है। और जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, आरबीआई उसको लोन देता है। बिल्कुल। तो इसके भी कुछ रेट होते होंगे जैसे हमारे होते हैं। तो वो जो रेट होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई करेगा, यूएस में बैंक ऑफ अमेरिका करेगा, ऐसे हर जगह पर जो उनका वहां का सेंट्रलाइज बैंक होगा वो करता है। तो वो होती है रेपो रेट। ठीक है सर। उसी से आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। तो वो जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उनसे भी फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर। जैसे अगर हम देखें थोड़ा सा, कोविड के टाइम पर अगर आपको याद है, हमें जो एफडी के रेट मिलते थे वो 6% से नीचे आ गए थे। कुछ 5-5.5 के आसपास आ गए थे कोविड के टाइम पर। फिर कोविड क्रैश आया, फिर मार्केट बढ़ना शुरू हुई, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम पे हमें आराम से 7% पर तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक दे रहे हैं 7 भी मिल रहा है, 9 भी मिल जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बढ़ा कैसे? श्री राम फाइनेंस वगैरह देखोगे तो 9, 9.5 भी चल रहा है। हाँ जी सर। तो ये बढ़ा कैसे? आखिरकार ये लोग कहां से अचानक से पहले कम क्यों दे रहे थे और अभी ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेपो रेट पहले कुछ 4.5% के आसपास थी उस टाइम पर, जो अभी बढ़कर 6.5 के आसपास आ गई है। तो ये जो 2% का इंक्रीमेंट यहाँ आया है, वही 2% का इंक्रीमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए उस वक्त पर होम लोन कुछ 7-7.5% पर आ गए थे, जो कि आज 8.5-9% पर आ गए हैं। सेम, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से सब कुछ चेंज होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट से आपका लोन भी चेंज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट क्लास भी चेंज हो रही है, इसलिए उसका मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अब इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से ऑप्शन के प्राइसेस पर क्या फर्क पड़ता है, ये रो बताता है, RHO। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ये टॉपिक थोड़ा सा बाहर का रहता है और ज्यादातर लोगों के काम का नहीं होता, क्योंकि अब आप क्या मिला के बैठोगे, फिर बहुत बड़े कैपिटल के लिए चाहिए। एग्जैक्टली सर, उसके लिए होता है। तो इसमें बस एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ। बाकी अगर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ती है किसी भी देश की, तो जो कॉल्स के प्रीमियम होते हैं उस एसेट क्लास में जिसमें आप देख रहे होते हैं, उसके कॉल्स बढ़ते हैं और पुट जो है गिरते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बोला था कि जो MBA के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर देख रहे हो, तो हो सकता है उनके यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए। हमारी ट्रेडिंग में तो काम आए ना है, लेकिन उनके काम जरूर आ सकता है। क्योंकि जब हम MBA कर रहे थे तो हम भी ढूंढते थे ऐसे कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, मिलता नहीं था। किताबें छाननी पड़ती थी, समझना पड़ता था, फिर उसे अपने तरीके से समझना पड़ता था। तो बस वही समस्या मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो के नजरिए से। क्योंकि सर मेरी ऑडियंस अभी बहुत छोटी है मेरे चैनल पर, लेकिन आपकी ऑडियंस थोड़ी बड़ी है, तो ये बड़े लोगों तक पहुंच सकता है, तो ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है। आप जिस तरह से सिखा रहे हो, बहुत जल्दी आपकी ऑडियंस भी बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सर। तो ये हो गया सर रो। तो रो का आई होप समझ इतना काफी है मेरे हिसाब से, इसे और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो सर ये हो गए ऑप्शन ग्रीक्स। एक बार PDF पे चल के जल्दी से थियरी देख लेते हैं फटाक से, और फिर हम इस वीडियो को सम अप करेंगे। यहाँ पर ये हो गए हमारे, ये हो गए थे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एक्सप्लेनेशन सबकी मैंने दी हुई है। जैसे डेल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 होती है कॉल के लिए। पुट के लिए हमारी जो है 0 to -1 होती है, वही चीज सेम चीज माइनस में आपको बस यूज करना है, सब पलटना है और कुछ नहीं करना है। और ये यूजुअली सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन पोजीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। इसका यूज बल्कि मैंने पोर्टफोलियो में भी बता दिया वीडियो के बीच में कि आप पोर्टफोलियो में भी कैसे डेल्टा का यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। बाकी फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। डेल्टा के बाद हमारा आता है थीटा। तो थीटा का क्या है? टाइम डिके, जो हम बात कर चुके हैं कि टाइम डिके होता है डिक्रीजिंग वैल्यू, जैसे टाइम चलेगा वैसे वैल्यू गिरेगी। इम्प्लीकेशन क्या होते हैं?
कि हम अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके इम्प्लीकेशन ट्रेड में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे गामा पर। तो गामा क्या करता है, कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं सर, इस तरह के ग्राफ्स होते हैं। वही इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मुश्किल हो जाएगी वीडियो, सिंपल से समझ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस डेल्टा, दैट्स इट, कि डेल्टा का इन रिस्पॉन्स इन चेंज ऑफ एसेट्स प्राइस, एसेट के प्राइस से डेल्टा में जो चेंज होता है उसको मेजर करता है गामा। ठीक है सर। सेंसिटिविटी होती है प्राइस के मूव पर, जो फर्क पड़ता है आप डेल्टा गामा के हिसाब से फिर अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने में थोड़ा हेल्प आता है कि डेल्टा कितना बदल रहा है, जब प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसी हिसाब से अपने पोजीशंस को आप ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टूल होता है गामा, बट बड़े लेवल पर, जब आप हेज कर रहे हो, जब आप कई सारी पोजीशन एक साथ ट्रेड कर रहे हो, आप 2 लॉट से ऑप्शन बाइंग करने गए हो, उसमें क्या गामा का यूज करोगे वहां पर तो प्राइस देखोगे, सेल करोगे, एग्जिट करोगे। फिर वेगा पे आते हैं। तो वेगा रिप्रेजेंट ऑप्शंस प्राइस चेंज अंडरलाइंग एसेट्स वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के हिसाब से जो चेंज आता है, वोलेटिलिटी का जो इंपैक्ट आता है, मतलब जो है ऑप्शन का जो प्राइस है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, कम वैल्यूएबल हो जाएगा, या वोलेटिलिटी से कितना इंपैक्ट आएगा, इस चीज को वेगा बताता है। जब वेगा पॉजिटिव होता है तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जब नेगेटिव होता है तो कम इंपैक्ट आएगा। ट्रेडिंग इंप्लीकेशन सिंपल है कि आप उस वोलेटिलिटी के हिसाब से अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ग्रीस का सबका ही बेसिक पर्पस यही होता है, रिस्क मैनेजमेंट देखना, जो हमने शुरू में भी देखा था, कि हम अपने पोजीशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो ये चारों हमारे हो गए सर। हो गए। हाँ जी। तो आज हमने बहुत अच्छी चीजें सीख ली, मुझे लगता है। आई होप सर। ठीक है। और आपको टेलीग्राम में क्या चल रहा है वो भी बताइए तो, लोग बोल टेलीग्राम। ठीक है सर, टेलीग्राम सर वहीं पर खुला है अभी तो, वही चल रहा है सर। बाकी देखिए जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी तो वही है। देखिए हम ऐसे जो है चार्ट पूरा शेयर करते हैं, ठीक है, चार्ट पूरा एनालिसिस पूरा शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल भी प्रोवाइड किया है तो पूरा प्रॉपर रहता है कि ये कॉल है, ये बाई, ये टारगेट, स्टॉप लॉस, करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, इंट्राडे है, ठीक है सर। उसके साथ चार्ट, स्पॉट का चार्ट क्या है, ऑप्शन का चार्ट क्या है, इससे क्या आने वाली हमारी उम्मीदें हैं, वो भी पूरा आपका। एक महीने में इन्होंने 70% सर अभी फिलहाल 68 के आसपास है, 3 वीक की, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए। हर हफ्ते अलग अलग आई है, एक हफ्ते में 80 से भी ज्यादा आई है, एक हफ्ते में 72 आई है, तो अलग अलग आई है, वो एवरेज करके मैं बस बता रहा हूं। ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो हालांकि इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सेबी रजिस्टर्ड प्रियांक के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बाकी हम फ्री सेशंस तो कंटिन्यू रख ही रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू प्रियांक जी, मुझे मजा आ रहा है। और अब नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं सर? नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या हमें अपने हिसाब से यूज करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो मीनवाइल कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। चलो, थैंक यू प्रियांक जी। थैंक यू सर।